महेश जी लाइव लाइव कर दिया आपने? महेश जी लाइव लाइव कर दिया आपने? हेलो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी। लाइव कर दिया आपने? ओके ओके आई गॉट, हो गया लाइव, ठीक है ठीक है। हेलो हाँ महेश जी, आवाज आ रही है मेरी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी। ओके ओके आई गॉट, हो गया लाइव, ठीक है ठीक है। हेलो हाँ महेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ महेश जी बोलिए। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी। Okay, students. So in the yesterday class, I told you about the GDP determination, right? मैंने आपको कल कंजम्पशन फंक्शन बताया था, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जीडीपी डिटर्मिनेशन इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। जीडीपी डिटर्मिनेशन इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, कोई भी एक, स्क्रीन इज विजिबल टू यू एंड इट इज मूविंग और नॉट। यस और नो प्लीज लिख दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। द स्क्रीन इज विजिबल टू यू और इट इज मूविंग और नॉट, so that I can continue. The screen is visible to you. Student, please write in the chat box yes or no. Quickly response, please. Okay, bachcho. So today we'll discuss about the topic national income determination in a two-sector economy. It's a short-run analysis. दो सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी इन अ कीनीजियन मॉडल, यानी कि कीन्स का जो मॉडल है उसमें टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है that we assume, Keynes model assume that output to be perfectly elastic to change in aggregate demand in economy. यानी कि जितनी भी डिमांड चेंज होगी इकोनॉमी में, आउटपुट उसके रेस्पॉन्स में चेंज होता रहेगा, बशर्ते price level and labor productivity and production technique are assumed to be constant. अगर हम इनको constant माने तो टू सेक्टर इकोनॉमी, मैंने आपको कल भी बताया था, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब यह है कि केवल इकोनॉमी में दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसिंग यानी कि बिजनेस फर्म्स, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। गवर्नमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, दैट्स व्हाई देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेसेज फेयर इकोनॉमी, लेसेज फेयर इकोनॉमी। तो ऐसी अवस्था में जहां गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, तो आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड दोनों आपस में फुली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ जीडीपी कहाँ होगा, जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल होगा एग्रीगेट आउटपुट के, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि एई शुड बी इक्वल टू द आउटपुट वाई। एग्रीगेट आउटपुट को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो दो मेथड हैं, एक है एई इज इक्वल टू वाई और दूसरी मेथड क्या है, दैट्स जहां सेविंग्स इक्वल होंगी इन्वेस्टमेंट के, यानी कि जीडीपी इक्विलिब्रियम की दो मेथड्स हैं, एक एई इज इक्वल टू वाई एंड दूसरी है दैट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एज इक्वल टू वाई। दे आर टू अप्रोच, दो अप्रोच हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट अप्रोच, वहां जहां एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट। So, according to this method, GDP is determined where the aggregate expenditure of the economy is equal to the national output, right? तो वहां
इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी। तो देखिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन दोनों को जब हम प्लस कर लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड कंजम्पशन डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया। और एग्रीगेट आउटपुट इट इज द प्लान आउटपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि नेशनल आउटपुट जो है, एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको हम एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं। ये इसमें हमने टेक्नोलॉजी को अज्यूम किया है कि वो कांस्टेंट है। ग्रेटर आउटपुट का मतलब है दैट ग्रेटर यूज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जितना ज्यादा उत्पादन होगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उतना ही ज्यादा यूज किया गया है। सो it is assumed that inputs are always available in response to the higher level of planned production or output, यानी कि जब भी उत्पादन की डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए हमेशा साधन अवेलेबल होंगे, राइट। सो प्लान्ड आउटपुट, अब देखो इसको हम एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं, प्लान्ड आउटपुट एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड प्लान इक्विलिब्रियम जीडीपी। जब हमारी आय जीरो है, हमने फर्स्ट कॉलम में वाई लिया यानी कि प्लान्ड आउटपुट या जीडीपी भी कह सकते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। दूसरे कॉलम में हमने कंजम्पशन लिया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसका फॉर्मूला है 75 प्लस 0.75 वाई। इसको हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू दी है इसमें, गिवन है। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 800 एट एनी लेवल ऑफ जीडीपी, कांस्टेंट है 800 पे। डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि ये किसका समेशन है, C प्लस आई, तो 800 प्लस 75 इज इक्वल टू 875। 875 हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। तो हमें किस किस में इक्वलिटी करनी है, कॉलम 1 एंड कॉलम 4 के बीच, राइट। तो कॉलम 1 में फर्स्ट जो रो है, फर्स्ट रो में 0 हमारी वाई है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है 875। तो ये 875 कहां से आ रहा है, माइनस सेविंग से। अब जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है, तभी भी माइनस सेविंग, यानी कि 875 से लेकर 3125 तक हमारी आय कम है, वाई कम है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। पॉइंट 3500 जहां पर हमारी आय 3500 है वहीं पर हमारा एक्सपेंडिचर भी 3500, यानी कि इस पॉइंट पर जीडीपी इक्विलिब्रियम होगा जहां आय और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ जीडीपी इक्विलिब्रियम। इसके बाद अगर इनकम बढ़ती है तो देखो इनकम 4000 हो गई और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो 4000 से कम कंपैरिजन में कम बढ़ा है, यानी कि 3875। At this point, output is greater than the aggregate expenditure. तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, 3500 पर। So there are two possibility, मैंने बता दिया कि प्लान आउटपुट ज्यादा हो सकता है प्लान आउट एक्सपेंडिचर से। तो अनप्लान ऐसे में देखो, जो अगर लेट सपोज आउटपुट इज ग्रेटर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, अगर एग्रीगेट आउटपुट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि देयर इज एग्रीगेट this is aggregate expenditure is greater than the aggregate output. It means there is a excess demand, यानी कि आउटपुट कम है और डिमांड ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जो फर्म की जो इन्वेंट्री है, द फर्म विल प्रोड्यूस मोर। इससे क्या होगा, दिस सिचुएशन विल इंड्यूस द फर्म टू एक्सपेंड देयर आउटपुट टू द एक्सटेंट, यानी कि वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करेंगे एंड दे विल रेज देयर प्रोडक्शन जीडीपी टू द इक्विलिब्रियम, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम उससे मीट नहीं कर जाता डिमांड से। So this is how the economy will react. So इस तरह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेज को फिर से एक्वायर किया जा सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया कि अगर आउटपुट ज्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि क्या है, एक्सेस एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इफ आउटपुट एक्सीड्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो मतलब आउटपुट एक्सेस में है और डिमांड कम है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, then it can leads to stock of unsold goods, will be the stock of unsold goods and it would tends to rise, तो unsold goods का जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा।
एंड अनप्लान्ड स्टॉक्स वुड कंपेल द फर्म टू रिड्यूस आउटपुट। और ये जो स्टॉक अगर बढ़ता जाएगा तो इससे क्या होगा, जो फर्म है वो अपने आउटपुट को रिड्यूस करने के लिए फोर्स होंगी। एंड इससे क्या होगा, जीडीपी कम हो जाएगी और वो तब तक कम होती रहेगी जब तक कि वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं पहुंच जाती। तो इसको हमें कर्व के थ्रू इसको हम एक कर्व के थ्रू भी समझ सकते हैं। इस कर्व में देखिए, ये कल वाला ही कर्व है, तो मैंने आपको बताया था इक्वल। ये 45 डिग्री रेफरेंस लाइन है जो हमें एग्रीगेट आउटपुट को मेजर करती है। और दिस इज द जो वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है एई कर्व है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, व्हिच इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। 45 डिग्री रेफरेंस लाइन इज द लाइन ऑफ रेफरेंस। मतलब ये क्या शो करती है, इट शोज द इक्वलिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट, और द इक्वलिटी बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट आउटपुट को हम एग्रीगेट सप्लाई भी कह सकते हैं। So the equilibrium between aggregate expenditure and output would occur only when the 45 degree line, reference line, as every point on this line refers to the equality between aggregate expenditure and output. तो देखो, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पर। ई पॉइंट पर हमारा जीडीपी इक्विलिब्रियम यानी कि 3500 जो मैंने टेबल में बताया था, यहाँ हमारे जीडीपी इक्विलिब्रियम है जहां पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट के बराबर है। इससे पहले अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो बी पॉइंट पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, बी एम है, और एग्रीगेट आउटपुट कितना है हमारा, ओ एम। तो कितना एक्सेस है, बी ए एग्रीगेट के बराबर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। और ई से अगर आगे चले, सी पॉइंट पे चले, इस पॉइंट पर बी इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है और एग्रीगेट आउटपुट ज्यादा है सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। और यहाँ भी जीडीपी इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। तो जीडीपी इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां ई पॉइंट पर केवल। And this E point is also called the Keynesian cross point. Keynesian cross point. तो अगर देखिए, अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट आउटपुट से ज्यादा होगा, देन देयर वुड बी एक्सपेंशनरी प्रेशर ऑन आउटपुट, यानी कि आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एग्रीगेट आउटपुट कम है। और अनटाइमली ultimately output level would rise to synchronize with the equilibrium level। और अगर कम है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम है, आउटपुट ज्यादा है, देन देयर विल बी डिक्रीज इन द आउटपुट प्रेशर और आउटपुट रिड्यूस होगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच जाता। नाउ एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी थ्रू इक्वेशन। इक्वेशन के थ्रू बेटा हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। न्यूमेरिकल्स इस तरह के आते हैं, मैं जो आपको बताऊंगी। अब तक आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, नाउ आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल। ये देखिए बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, जो कि C प्लस आई है। तो ए इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पर हम C की वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू क्या थी, अल्फा प्लस बीटा वाई, जिसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। तो मैं ए इज इक्वल टू यानी कि ए के फॉर्मूले में C की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा। और जीडीपी इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या चाहिए, दैट एग्रीगेट आउटपुट यानी कि Y शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो यानी कि Y शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। Y इज, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, Y इज इक्वल टू सी प्लस आई। फिर मैंने अगेन इसमें C की वैल्यू पुट कर दी, Y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस आई जीरो।
I0 मैंने इसलिए कहा है, I0 का मतलब है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको I0 बोला गया है। तो देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, y की जो वैल्यू है वो y की तरफ आ जाएगी, यानी कि y माइनस ये बीटा y इधर आ जाएगा, y क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा, तो y माइनस बीटा y हो गया, और यहाँ पर रह गया अल्फा प्लस I0। ठीक है, अब y को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस बीटा, 1 माइनस बीटा, और ये हो गया हमारा अल्फा प्लस I0। तो 1 माइनस बीटा y हो गया ये हमारा, और ये हो गया हमारा अल्फा प्लस I0। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं अल्फा प्लस I0 को डिवाइड कर दूंगी 1 माइनस बीटा से, और 1 माइनस बीटा को हम क्या कहते हैं, यानी कि 1 में से बीटा स्टैंड फॉर MPC, 1 में से अगर मैं MPC माइनस कर दूंगी तो क्या बचेगा, MPS। हम इसको MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह सकते हैं। तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो कैसे इनडायरेक्टली रिलेटेड होती है कंजम्पशन से, और डायरेक्टली रिलेटेड होती है इनकम कंजम्पशन एमपीसी। नाउ वी कैन सॉल्व द इलस्ट्रेशन। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे इसमें। ये देखिए, दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन सी इज इक्वल टू, ये कंजम्पशन सी की वैल्यू है, ये देखिए ये सी की वैल्यू है, C is equal to 200 plus 0.75y, and this is the autonomous investment expenditure and 500 करोड़ है। हमें जीडीपी इक्विलिब्रियम मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी इक्विलिब्रियम के लिए C is equal to y, C is equal to y, then I will, देखो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर ली, y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की वैल्यू है C प्लस आई, और C की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर ली, y इज इक्वल टू 200 प्लस 0.75y प्लस 500, एंड दिस इज हाउ कैन आई, फिर अब इसका क्या होगा, y की वैल्यू मैं इधर ले आई, y माइनस 0.75y, यहाँ पर 500 और 200 को प्लस कर लिया, 700 हो गया, फिर y कॉमन ले लिया और इसको 1 माइनस 0.75y कर लिया, और इक्वल टू 700, तो 1 में से 0.75 माइनस किया तो 0.25y बचा, एंड नाउ y की वैल्यू निकालने के लिए 700 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जीडीपी इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगा। इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस हैं ये हम दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अप्रोच, ये तो थी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल टू एग्रीगेट आउटपुट की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम कैसे जीडीपी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। Excuse me, just a minute. Saving investment identity. Saving investment identity
का मतलब है कि हम दूसरा अप्रोच यूज कर रहे हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी क्लासिकल असर्शन। सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी के थ्रू हम जीडीपी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे? क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं इफ देयर इज एन equilibrium between savings and investment in a free enterprise system, then there is the GDP equilibrium can be established. तो इसमें हमने एस लिया है सेविंग्स, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो सेविंग्स बढ़ेगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो सेविंग्स घट जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से नेगेटिवली रिलेटेड है, यानी कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि लोन लेना महंगा पड़ेगा, राइट? सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल, चेंज हो सकता है उसमें, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस विदाउट एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे लेसेस्ट फेयर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। तो देखो इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि अगर सेविंग ज्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा? द सप्लाई, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, इन दैट केस द सप्लाई ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर कैपिटल, यानी कि कैपिटल की सप्लाई ज्यादा है, पैसों की सप्लाई ज्यादा है और उसकी डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या होगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिड्यूस, मस्ट बी रिड्यूस, जिससे कि इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ सके और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल हो सके। So R will reduce, the savings will start decreasing and investment will start increasing until it reach the equilibrium level. और अगर दूसरे केस में सेविंग्स अगर लेस है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, in that case the rate of interest will increase so that savings could increase and investment could decrease at the level of equilibrium, right? So the Keynes says the savings is not the function of rate of interest. Keynes ये कहते हैं कि सेविंग्स केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कितना भी बढ़ जाए, अब तुम्हारी इनकम ही नहीं है, पैसे ही नहीं बच पा रहे हैं, तो आप सेविंग्स क्या करोगे? तो Keynes says that saving is the function of income। और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलोन। केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है कि लोन सस्ते हो गए तो आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लोगे, कहीं भी इन्वेस्ट कर दोगे। इंस्टीड इट इज प्राइमरीली द फंक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वहां से कुछ रिटर्न, अच्छे रिटर्न आने वाले हैं। जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी जो रिटर्न है वो अच्छे होंगे, तभी हम इन्वेस्ट करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा एमईसी आल्सो अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। So R is never perfectly elastic. Instead, there is always some minimum level of rate of interest even in a free enterprise system. तो वो कहते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीरो पे भी पहुंच जाए, हमेशा कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रहता ही है, right? So Keynesian distinguish between ex ante savings and investment and ex post savings and investment. Keynes ने बताया है कि ex ante savings यानी कि बिफोर हैंड, ex post यानी कि आफ्टरवर्ड, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? ex ante means बिफोर हैंड, बिफोर हैंड सो इट मीन्स जो हम प्लान करके इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करते हैं। प्लान करके जब हम सेविंग्स करते हैं वो हमारी इनकम पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सैलरी मेरी जो है वो 1 लाख रुपी है, तो ये मेरे प्लान का पार्ट है कि मैं 1 लाख में से 60,000 खर्च करूंगी और 40,000 सेव करूंगी। तो ये मेरी इनकम की वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है, ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। I have taken this decision due to income, not the rate of interest.
So for that he says that investment also depend on the business expectation. इसी तरह से जैसे कि सेविंग्स अगर डिपेंड है इनकम पर, उसी तरह से वो कहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो भी किस पे डिपेंड है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि मार्केट में बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये किस तरह से जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, मार्केट में डिमांड है कि नहीं, उसका स्कोप है कि नहीं, प्रॉफिट है या नहीं, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है आफ्टरवार्ड, आफ्टरवार्ड मतलब बाद में। सो इट मींस एक्चुअली और अल्टीमेटली हैपेंस, यानी कि जो एक्चुअली हुआ, यानी कि एक्स आंटे, यानी कि जो मैंने प्लान किया, यानी कि मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो मैंने ये प्लान किया कि मैं 40,000 सेव करूंगी और 60,000 खर्च करूंगी, ये तो हो गई मेरी बिफोर हैंड। और महीने के अंत में मेरी 60,000 के बजाय एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 75,000 और सेविंग्स हुई मेरी 25,000। तो ये हो गया मेरा आफ्टरवर्ड, यानी कि एक्चुअल, एक्चुअल क्या हुआ और प्लान क्या था। तो हो सकता है हम डिजायर कुछ करें और एक्चुअल में कुछ और हैपन हो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, राइट। तो हमारा जो एक्सपोज्ड है वो हमारा सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, एक्सपोज्ड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। So we can understand this through the table. हम इस टेबल के थ्रू इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में वही सेम 4 कॉलम तक तो सेम कॉलम है जो मैंने आपको लास्ट टेबल में बताए थे, एग्रीगेट आउटपुट, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज द समेशन ऑफ कॉलम 2 and 3, C plus I। एंड कॉलम 5 में हमने लिया है डिजायर्ड सेविंग्स, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, माइनस, यानी कि यहाँ पर अगर मैंने कंजम्पशन फंक्शन 75 प्लस 0.75 लिया है तो 75 मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन है और ये ही मेरी सेम वैल्यू माइनस सेविंग्स, यानी कि ये जो आ रहा है 75 रुपीज, जबकि इनकम 0 है, ऑटोनोमस है, तो ये माइनस में से हो रहा है, तो सेम वैल्यू हमारी माइनस, जब हम सेविंग फंक्शन बनाएंगे तो माइनस में चली जाएगी, -75 प्लस, अब 1 में से मैंने एमपीसी माना, एमपीसी इसमें कितनी दी है 0.75 है, क्योंकि बीटा की वैल्यू है ना और बीटा को हम एमपीसी बोलते हैं, तो एमपीसी है 0.75 और मैं 1 में से एमपीसी माइनस कर दूंगी तो मेरा बचेगा एमपीएस। तो यहाँ पर है हमारा एमपीएस कितना हुआ, फिर 1 में से 0.75 माइनस के 0.251। तो हमारा इस तरह से देखो, जीरो है जब इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा 875 है, तो हमारी सेविंग फंक्शन कितना है -75, यानी कि जो मेरा कंजम्पशन हो रहा है वो 75 का हो रहा है। इसी तरह से 200 मेरा जो है वो इनकम है और कंजम्पशन कितना है 225, तो माइनस सेविंग्स यहाँ पर -25 है। इसी तरह से सोन बढ़ती जा रही है, हम यानी कि -75 से लेकर 675 तक इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, यानी कि 800 इन्वेस्टमेंट है और इनकम, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है वो कम है, यानी कि सेविंग्स माइनस में है। इस कर्व में हम, इस टेबल में हम किसके बीच इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, कॉलम 3 एंड कॉलम 5 के बीच, यानी कि कॉलम 3 में इन्वेस्टमेंट है और कॉलम 5 में सेविंग्स है। तो देखिए फर्स्ट 6 एंट्रीज में सेविंग्स लेस है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, 7th एंट्री में सेविंग्स 800 है एंड इन्वेस्टमेंट भी 800 है। यहाँ पर जीडीपी इक्विलिब्रियम में होगी जहां पर S इज इक्वल टू I। देन कम्स दी नेक्स्ट कॉलम्स, यहाँ पर क्या है, फिर से देखो इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज्यादा है। इसके बाद जो कॉलम दिखाए जा रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कम है और सेविंग ज्यादा है, यानी कि अगेन जीडीपी इस इक्विलिब्रियम में आ गई। इसी को हमें कर्व के थ्रू समझ सकते हैं। इस कर्व में देखिए बच्चे, हमने एक्स एक्सिस पर जीडीपी लिया है
और वाई एक्सिस पर हमने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट किया है। वाई एक्सिस पर हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्योंकि 800 पर ये कांस्टेंट है, चाहे इनकम एम हो, वाई हो, एन हो। और सेविंग्स जो कि हमारा इनकम के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती है, तो इसको हमने पॉजिटिव स्लोप लिया है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी बिलो दी एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस, तो जब हमारी इनकम जीरो है तब हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, इसलिए ये माइनस सेविंग शो कर रहा है, जीरो टू एस। और इससे बाद अगर सेविंग्स बढ़ती है तो देखिए एम पॉइंट इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये है कि इस पॉइंट पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, सॉरी, सेविंग्स जीरो है, सेविंग्स आर जीरो, सेविंग्स एंड इनकम दोनों बराबर है। इस पॉइंट के बाद अगर इनकम बढ़ती है तो हमारा क्या है, सेविंग्स भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन सेविंग्स इनकम के सॉरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और इन सेविंग्स भी बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, राइट। एंड जैसे अब देखिए ई पॉइंट पर, देखिए ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट। ई पॉइंट पर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में है। अब अगर ई पॉइंट के बाद भी अगर सेविंग्स बढ़ती हैं और इन्वेस्टमेंट सेम है, कांस्टेंट है, तो हमारा सेविंग्स ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, फिर से जीडीपी इक्विलिब्रियम में, डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अब इसी को हम देखिए कैसे एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। सेविंग फंक्शन, सेविंग तो y में से या तो हम, मैंने बताया था ना, आउटपुट यानी कि इनकम में से या तो हम कंज्यूम करते हैं या हम सेव करते हैं, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब हमें c प्लस वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस में हम c की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू है हमारी अल्फा प्लस बीटा वाई, तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस एस रख दिया हमने। अब s की वैल्यू को हम, क्योंकि हमें सेविंग फंक्शन बनाना है, तो हम s की वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये s की वैल्यू को यहीं रख देंगे और सारे वेरिएबल्स को नेक्स्ट साइड में ले आएंगे। सारे वेरिएबल्स को जब हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस में है, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस बीटा वाई, राइट, minus alpha plus y minus beta y, and this is called the saving। तो y minus beta y को हम y को कॉमन लेके 1 minus beta भी लिख सकते हैं, तो s is equal to minus alpha plus 1 minus beta y, and this is called the saving function। और 1 minus beta का क्या मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्यों, क्योंकि MPC को हम बीटा कहते हैं और 1 में से अगर MPC माइनस कर देंगे तो MPS बचेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा, अब हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम के लिए हमें क्या करना है, दैट सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि सेविंग्स का जो फॉर्मूला है माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा वाई शुड बी इक्वल टू आई। आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू आई जीरो, यहाँ पे अल्फा इधर आ जाएगा, जब माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, इज इक्वल टू प्लस अल्फा। अब इस तरह से हम y की वैल्यू निकाल देंगे, आई जीरो प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। 1 माइनस बीटा को हम MPS भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, एक बार देख लो, समझ लो। बच्चों एक बार समझ लीजिए इस न्यूमेरिकल को। आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है और आपको सेविंग फंक्शन निकालना है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दी हुई है 100। तो आपको सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू माइनस 75 प्लस 0.25 y। सेविंग फंक्शन माइनस अल्फा होता है, तो माइनस अल्फा की जगह यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस में हो जाएगा, तो 75 दिया हुआ, 75 यहाँ आ गया, प्लस 0.25 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 0.275 कर दिया तो हमारा 25 y आ गया।
right? So this is called the saving function minus 75 plus 0.255. अब इक्विलिब्रियम के लिए सेविंग्स S should be equal to I, यानी कि minus 75 plus 0.25 y should be equal to 100. तो minus 0.25 y, ये minus 75 है, ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 175, और हम y की वैल्यू निकालने के लिए 175 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी इनकम निकल कर आ जाएगी 700 करोड़। राइट, समझ आ गया बच्चों? तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल की फोटो लेनी है तो आप ले सकते हो। दिस वन, इसकी ले सकते हो आप फोटो। अच्छा बच्चों, अब आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए, लेट मी ब्रेक फॉर 2 मिनट्स, कि आपके क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। बेटा स्लाइड्स, बच्चे कह रहे हैं स्लाइड फुल स्क्रीन कर दीजिए। बेटा स्लाइड फुल स्क्रीन ही थी। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कंटिन्यूसली कि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का वेटेज कितना होता है। बेटे न्यूमेरिकल एक या दो ही आते हैं इसमें, ज्यादातर दो दो आएंगे, हार्डली मैक्सिमम कभी कभी 3 आ जाते हैं, 2 ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल थ्योरी ज्यादा आती है। राइट, बेटा somebody is asking what is the difference between, मैंने कल भी आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का डिफरेंस मैंने आपको कल भी बताया था। प्लीज डोंट आस्क अगेन एंड अगेन सेम थिंग्स। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट डिमांड इज ओनली कंसिडर दी कंजम्पशन। राइट, बेटा ये डिफरेंस बिटवीन फिस्कल, मैंने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाया है जो आप इसका डिफरेंस पूछ रहे हो। प्लीज फोकस ऑन दी कंटेंट व्हाट आई एम टीचिंग यू, डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस। जब हम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाएंगे तब इसकी बात करेंगे, और आपके सिलेबस में है ही नहीं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राइट, होगा तो हम पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको जीडीपी इक्विलिब्रियम पढ़ा रही हूँ, आप फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे जा रहे हो, तो डोंट डिस्ट्रैक्ट दी क्लास। बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक तो जीडीपी इक्विलिब्रियम से आते हैं, जिसमें आपका मल्टीप्लायर से आ सकते हैं, ठीक है, और नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन से आ सकते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हैं। आपको बुक में, बुक आप परचेज कर लीजिए, आप बुक परचेज कर लीजिए, आपको बुक में सब मिल जाएगा। राइट, बुक का नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जीई बाय टीआर ओरी एंड जैन। वीके ओरी एंड जैन की आप बुक ले सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार खरीदते समय आप लोग सिलेबस चेक कर लीजिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मनीषा क्या पूछना चाह रहे हो? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन. एक्सपोस्ट एंड आई इट इज कैन कम नेगेटिव और पॉजिटिव. एक्सपोस्ट हाँ नेगेटिव हो सकता है. पता चले मैंने प्लान किया था, मेरी इनकम है 1 लाख रुपीज, मैंने प्लान किया था 25,000 40,000 में सेव करूंगी, लेकिन कुछ इस तरह की इमरजेंसीज आ गई कि सेव करना तो दूर मुझे बोरो करना पड़ा. कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो इट कैन बी एक्सपोज. नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? तो इट कैन बी नेगेटिव. यस, वीके ओरियन जैन की. लेकिन वीके ओरियन जैन की 3-4 तरह की बुक आती है, बीकॉम की आती है. तो आप लीजिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. 2-3 तरीके की बुक हैं जिन्हें मैं देख रही हूँ. काफी बुक्स में आपका जो सेकंड चैप्टर है वो नहीं है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन आइडेंटिटी वाला. तो आप एक बार सिलेबस जो मैंने आपको भेजा है उसको चेक कीजिएगा. वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो आप, तो उसमें है कि नहीं. राइट? Any other questions? I think I solved your queries. Okay, now next topic. अब हम जीडीपी इक्विलिब्रियम और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को एक ही बॉक्स में 2 कर्व के थ्रू समझेंगे. ये देखिए, जीडीपी इक्विलिब्रियम हमने 2 अप्रोचेस बताई हैं. इस दोनों कर्व के थ्रू हम बता सकते हैं ना. अभी हमने अलजेब्रिकली बताई थी, हम कर्व के थ्रू बताएंगे. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट का मैंने आपको ये कर्व बता दिया था जीडीपी इक्विलिब्रियम का. नाउ नीचे बी कर्व जो है वो है हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का, ये भी मैंने बता दिया. तो देखो, जीडीपी इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आउटपुट एक बराबर है ई पॉइंट पर, और यही यहाँ पर हमारी जीडीपी ओ वाई जीडीपी है. और इसी को हम नीचे लेके जाएंगे. ये हमारा सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कर्व है. इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल, और सेविंग्स पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि दोनों यहाँ पर इक्विलिब्रियम है. इस तरह से यहाँ पर दोनों ही अप्रोचेस के थ्रू जीडीपी इक्विलिब्रियम में है. राइट? अब नाउ एक ही टॉपिक है बच्चों, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. ये कई बार शॉर्ट नोट्स में आ जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. तो जो सेविंग्स हैं इसमें 2 अप्रोचेस हैं. एक बिल्कुल अपोजिट है दूसरे से, दोनों अपोजिट है दूसरे से. तो ये कहते हैं दैट क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं दैट सेविंग्स इज अ वर्च्यू, मतलब सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव अल्टीमेटली फेल्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेविंग इन द इकोनॉमी. कैसे? तो ये कहते हैं कि अगर हमारी एमपीएस बढ़ेगी लेकिन इससे इकोनॉमी में सेविंग्स नहीं बढ़ेंगी बल्कि वो रिड्यूस होंगी, and this is called the paradox of thrift. He says अगर MPS बढ़ेगी, marginal propensity to save बढ़ेगी, तो इससे जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी में सेविंग्स बढ़ेंगी, बल्कि सेविंग्स रिड्यूस होंगी. अब उसका रीजन क्या है? रीजन समझिए. सैमुअलसन ने एक डेफिनेशन दी है, उसको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. द अटेम्प्ट टू सेव may lower income and actually realized savings. कैसे? देखो, सेविंग्स ज्यादा करोगे आप, आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज, पहले आप सेविंग्स कर रहे थे 40,000 रुपीज,
अब आपने सेविंग्स बढ़ा दी 60,000 रुपीज। पहले आप खर्च कर रहे थे, एक्सपेंडिचर आपका जो था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वो 60,000 रुपीज था। अब आपका एक्सपेंडिचर रह गया 40,000 रुपीज, यानी कि मोर सेविंग से आपका एक्सपेंडिचर कम हुआ। मोर सेविंग्स लीड्स टू लेस एक्सपेंडिचर। लेस एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? डिमांड कम हो गई। जहां आप 60,000 रुपए खर्च कर रहे थे वहां 40 खर्च कर रहे थे, तो डिमांड तो आपकी कम होगी। डिमांड कम होगी तो मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होगा तो लोगों की छटनी होगी, एम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम बंद हो जाएगी, और इनकम बंद हो जाएगी तो अल्टीमेटली फिर सेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी। इस तरह से दिस इज कॉल्ड दी पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। ये जो एरो वाला जो कंसेप्ट है ये आप लिखिएगा, बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा जो एरो में लिखा हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से आपकी जो मोर सेविंग्स है। पहले हम कहते हैं कि एमपीएस बढ़नी चाहिए, एमपीएस बढ़ने से सेविंग बढ़ेंगी, लेकिन नहीं, सैमुअलसन कहते हैं कि एमपीएस बढ़ने से सेविंग्स बढ़ेंगी नहीं बल्कि सेविंग्स कम होंगी, क्योंकि उससे एक्सपेंडिचर कम होगा, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, अल्टीमेटली सेविंग्स कम होगी। तो देखिए बच्चे इस कर्व को समझिए आप, ये कर्व हमारा इंपॉर्टेंट कर्व है। एक्स एक्सिस पर हमने रियल जीडीपी लिया है, वाई एक्सिस पर हमने सेविंग्स लिया है। सेविंग का वही कर्व है जो हमारे पहले था, सेविंग्स पॉजिटिव स्लोप है और इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो ये देखिए सेविंग्स का जो हमारा एस एस कर्व है, एस एस कर्व है वो हमारा इनिशियल कर्व है। तो सेविंग्स एस कर्व, सेविंग्स का कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जीडीपी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स बराबर है एट ई पॉइंट। अब देखो ड्यू टू इंक्रीज इन थ्रिफ्टनेस, अगर थ्रिफ्टनेस बढ़ेगी सेविंग्स इंक्रीज होंगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी। अ शिफ्ट इन सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम एसएस टू एसएस1। कैसे? अगर एमपीएस बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो सेविंग्स कर्व शिफ्ट हो जाएगा एसएस टू एस1 एस1 एंड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी E1। तो देखो सेविंग्स बढ़ने से, एमपीएस बढ़ने से इनकम हमारी बजाय बढ़ने के कम हो गई, यही मैंने बताया था। सेविंग्स बढ़ने से हमारी जो इनकम है वो कम हो गई, पीछे की तरफ आ गया, राइट। तो देखो जहां हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम में है वहां हमारा वो वाई जीडीपी है। अगर सेविंग्स बढ़ी, यानी कि हमारी सेविंग्स पहले कितनी थी, वो वाई ई, अब सेविंग्स बढ़कर वाई ई से हो गई ई के और बढ़ गई, तो नया इक्विलिब्रियम हमारा E1 पर है। सेविंग्स बढ़ने से इक्विलिब्रियम जीडीपी Y1 पर यानी कि कम और हो गई। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ थ्रिफ्टनेस और increased saving, and it's therefore decrease the equilibrium level of income from OY to OY1। अब देखो इसको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। y is equal to अल्फा प्लस बीटा वाई। अब आप कहोगे ये a बार कहां से आ गया? a बार हमने जो भी हमारे ऑटोनोमस कंपोनेंट हैं उनको हम एक बार बार ना लिखकर उनको हमने एक a अज्यूम कर लिया है। a बार, बार का मतलब है कि वो डज नॉट चेंज एज द लेवल ऑफ इनकम चेंज, वो इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट माने गए हैं। तो हमारे ऑटोनोमस कंपोनेंट कौन कौन से थे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में? एक अल्फा और एक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस है और अल्फा मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे ऑटोनोमस हैं, इनको हम दो दो को अलग अलग ना लिख के हम ये लिखेंगे केवल ए बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई
यानी कि y एग्रीगेट आउटपुट शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या था, हमने सॉल्व करके निकाला था अल्फा प्लस बीटा ए बार प्लस बीटा वाई। तो y की वैल्यू को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, y माइनस बीटा वाई, और इधर रह गया a बार। तो अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम a बार को 1 माइनस बीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। और बीटा का मतलब है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखो यहाँ पर वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू है 80, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20 एंड एमपीसी है 0.5। तो हमें वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, या इनको ऐसे भी कह सकते हैं अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। तो अल्फा क्या है, समेशन ऑफ ए बार क्या है, समेशन ऑफ अल्फा प्लस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि 80 प्लस 20, तो हो जाएगा 100। 100 को डिवाइड कर देंगे हम 1 माइनस बीटा, यानी कि एमपीसी। तो 1 में से एमपीसी 0.5 माइनस करे तो 0.5 आया, तो 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.5, तो इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो हमारी जीडीपी इक्विलिब्रियम निकल कर आ जाएगी। अब अगर हमें चेंज इन जीडीपी याद करनी है कि जीडीपी में चेंज कितना हुआ है, तो अगर कम हुई है तो माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए, यानी कि ऑटोनोमस कंपोनेंट, मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, राइट। देखिए सेविंग फंक्शन, द इक्विलिब्रियम इनकम इन द इकोनॉमी वैल्यू विल reduced to 200 minus 57.14 is equal to 142. So savings will be S will be equal to y minus alpha plus beta y, यानी कि savings is equal to y minus c। तो S का फॉर्मूला क्या था कि अगर हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारा सेविंग्स निकल कर आ जाएगी। तो S इज इक्वल टू y माइनस c की वैल्यू हमने रख दी है अल्फा प्लस बीटा y। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सेविंग्स निकल कर आ जाएंगे। अब हम देखिए शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम जीडीपी। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका जीडीपी इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जीडीपी इक्विलिब्रियम, अगर लेट सपोज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन शिफ्ट होता है देन ऑलवेज देयर इज अ चेंज इन द जीडीपी इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कब चेंज होता है, इफ देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन। अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन पर कोई भी मूवमेंट होगा, इफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन विल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी देन इट विल बी कॉल्ड expansion of aggregate expenditure, and the line will move from B to A, it is called contraction of aggregate expenditure। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन यानी कि अगर A पर है पॉइंट पर तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ON है और एग्रीगेट आउटपुट OY स्टार है। और अगर ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ के A से B पॉइंट पे चला गया तो हमारी जीडीपी भी बढ़ गई, OY हो गई, राइट। सो दिस इज द मूवमेंट अलोंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व। ये तो हो गया, इसमें रीजन क्या है, मूवमेंट का रीजन क्या है, यानी कि जीडीपी। अगर इनकम बढ़ रही है तो कारण क्या है इसमें बढ़ने का, इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अपवर्ड मूवमेंट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट शोज द फॉल इन जीडीपी कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी कि ये किसकी वजह से हो रहा है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह क्या है, जीडीपी, राइट। अब दूसरा है शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये आ गया हमारा शिफ्ट वाला था। शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, शिफ्ट इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर जीडीपी के अलावा, इनकम में चेंज होने के अलावा कोई और फैक्टर है जो प्रभावित कर रहा है, if there is another factor which is affecting the change in aggregate expenditure, then the aggregate expenditure curve will shift upward or
मूवर। तो इसका मतलब यानी कि जीडीपी इनकम सेम है लेकिन फिर भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और घट रहा है, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट कर्व जो एक्सपेंडिचर कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। So if the change in aggregate expenditure at different level of output is same, the new aggregate expenditure line will be parallel to the origin. The slope of aggregate expenditure line is known as the marginal propensity to expenditure. Marginal propensity to expenditure. किसी ने शायद पूछा था एमपीई और एमपीसी में क्या अंतर है। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें हमने केवल सी लिया है, और एमपीई में हम दोनों वैल्यू लेते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, यानी कि सी प्लस आई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो दैट इज कॉल्ड एमपीई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंड या स्पेंड। एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, स्पेंड भी बोल सकते हैं। So at a given level of GDP, an increase in aggregate expenditure causes upward or downward shift of the curve. So, for example, the MP for the two lines, when MP at each level of GDP is not the same, in that case, the two aggregate expenditure line will not be parallel to each other. In that case, the slope will be different. तो ये देखिए, अगर हमारी कोई भी अदर फैक्टर्स यानी कि इनकम के अलावा अदर फैक्टर्स में कोई चेंज होता है तो हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो इस केस में हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होता है तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये तो क्या है कि जब हमारा एक जैसा चेंज होता है, यानी कि इफ द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज सेम, राइट, तो स्लोप सेम रहेगा, यानी कि एमपीई अगर सेम है, लेकिन अगर अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर है वो सेम नहीं है, तो स्लोप उसका शिफ्ट में चेंज हो जाएगा। इनिशियल कर्व हमारा ए ई है, बाद में स्लोप देखो चेंज हो गया शिफ्ट होने पर। इससे क्या है, मतलब कभी हम इनकम का, बढ़ी हुई इनकम का 50% खर्च कर रहे हैं, कभी हम बढ़ी हुई इनकम का 70% खर्च कर रहे हैं, कभी हम बढ़ी हुई इनकम का केवल 20%, यानी कि अलग अलग एक्सपेंडिचर पैटर्न है, राइट। एमपीई, जिसको एमपीई क्लियर नहीं था वो ये डेफिनेशन नोट कर ले। अगेन एंड अगेन यू आर आस्किंग अबाउट एमपीई, मार्जिनल एक्सपेंडिचर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू स्पेंड और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर एक ही बात है, एंड इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो marginal propensity to expenditure is the rate of change in aggregate expenditure. ये rate of change in aggregate expenditure है, और MPC rate of change in aggregate consumption, वो consumption expenditure था। It is and related to change in GDP. So it means to what extent aggregate expenditure changes as a result of particular change in the level of GDP. So it measures the slope of aggregate expenditure line. इसका फॉर्मूला क्या होगा, एमपीई का डेल्टा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, राइट। सो कर्व के थ्रू हम इसको, आप देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया था वो स्क्रीनशॉट ले ले डेफिनेशन का। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो सकती है। एक मिनट बच्चों, मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है।
अब ठीक है, अब ठीक है ना? ओके बेटा, मनीषा इज राइटिंग शी इज नॉट गेटिंग द सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी। बच्चे सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी, आपका मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट आइडेंटिटी का मतलब है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी जीडीपी इक्विलिब्रियम में होगी। इन दैट कंडीशन ओनली द जीडीपी विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब एक बार देखिए, मैंने जूम किया है इसको, आपको समझ में आ रहा है? आई एम जस्ट रीडिंग योर चैट। बेटा, न्यूमेरिकल बार बार समझाना पॉसिबल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंड लिमिटेशंस, वरना सिलेबस खत्म नहीं होगा, सिलेबस बहुत सारा है। मैं एक काम करती हूँ आपको, आज हम क्या करेंगे, आज हम 20 मिनट पहले मैं लेक्चर खत्म करती हूँ और फिर मैं अगले 15 मिनट में, 15-20 मिनट में ये आपके जो 3 चैप्टर मैंने कराए हैं इनका मैं लिंक बना के शेयर करती हूँ। ठीक है बच्चों? ओके, अब मैं फटाफट से पढ़ाना शुरू करूं, अगर आपको जूम दिख रहा है तो। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया? अब इस कर्व में देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए वही जो मैंने कल आपको बताया था सेम चेंज देखते हैं। मार्जिनल का मतलब है चेंज। अगर पहले मेरा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ए वाई था, वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ओ वाई इनकम है और ए वाई है। अब अगर मेरी इनकम बढ़ी ओ वाई से, ओ वाई स्टार हो गई, ठीक है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़कर ए से बी पॉइंट पर चला गया। तो चेंज कितना आया, यानी कि मैं अगर ये ए पॉइंट से लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये सी पॉइंट पर टच करेगी, तो बी सी यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस हो गया चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और ए से लेके सी यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया एग्रीगेट आउटपुट डेल्टा वाई। तो बी सी यानी कि डेल्टा ए ई को डिवाइड कर दूंगी डेल्टा वाई से, ए सी से तुम्हारा एमपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? Now change in equilibrium GDP with the same MPE यानी कि marginal propensity to expenditure सेम है, लेकिन फिर भी equilibrium GDP कैसे चेंज होती है? सो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में, यानी कि हमारा ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? Now, any change in aggregate expenditure function may be due to change in consumption expenditure और change in investment. अगर aggregate expenditure में कोई भी change आएगा तो aggregate expenditure के जो दो component है यानी कि C plus I, उन दोनों में change होने की वजह से आएगा, right? So consumption function is relatively stable where investment function is not. Consumption function को हमने stable माना है, यानी कि हमने let's suppose 0.75 0.8 पे, यानी कि हमने 8 जो है MPC ले लिया, राइट, लेकिन इन्वेस्टमेंट को हमने सेम नहीं, स्टेबल नहीं माना है। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, the aggregate expenditure function will also change, and as a result the equilibrium GDP will also change, but this change will be temporarily and cannot and only then this changes will be temporarily, and these changes can be back to the original equilibrium level where if desired expenditure investment expenditure changes in the reverse condition. So it is only when consumption expenditure and investment expenditure changes only. तो ये जो changes permanently तभी होंगे जब C plus I में permanent changes होंगे, right? Then a change in equilibrium GDP is also a change in permanent. देखिए कर्व, देखिए कर्व दिखाई दे रहा है?
कर्व दिखाई दे रहा है? इस कर्व में हमारा ये 45 डिग्री एग्रीगेट आउटपुट की रेफरेंस लाइन है और हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है। इक्विलिब्रियम हमारा ई पॉइंट पर है। अब अगर देखिए एक कर्व में बता रही हूँ, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है, कीपिंग द लेवल ऑफ इनकम स्टेबल, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पर है, यानी कि आउटपुट बढ़ गया, एग्रीगेट रियल जीडीपी बढ़ गई, OY से OY स्टार हो गई। इसी तरह से अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। द न्यू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व विल बी AE2 राइट, which is due to change in investment। तो यहाँ पर C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है। तो देखो नया इक्विलिब्रियम E2 पर है, एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और न्यू जीडीपी इज OY1, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होने से जीडीपी भी कम हो गई। इसी तरह से दूसरा कर्व है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, इनिशियली ES पर इक्विलिब्रियम है, फिर अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो देखो इन्वेस्टमेंट कर्व पैरेलली I1 पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो चेंज हुआ है इन्वेस्टमेंट में, और नया इक्विलिब्रियम है ES1, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी बढ़ गई। इसी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अगर रिड्यूस होता है तो कर्व पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। द न्यू कर्व इज ES2 राइट, एंड द न्यू जीडीपी इज Y1, यानी कि रिड्यूस हो गई। इस तरह से हम इस कर्व को समझ सकते हैं। नाउ ये तो था कि जब MPE सेम हो, कांस्टेंट हो, यानी कि हमने जो MPE है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपेंड है कांस्टेंट मानी है, और ये कर्व तब बनेगा जब MPE कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कभी तो हम Y का 10% खर्च कर रहे हैं बढ़ी हुई इनकम का, कभी हम 5%, कभी हम 70%। तो इससे इसका मतलब ये है कि MPE हमारी कांस्टेंट नहीं है। इन दैट केस द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व विल शिफ्ट AE1 इन दैट मैनर, द न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी विल बी E1 OY बढ़ गई और बैकवर्ड शिफ्ट होगा AE2 पर, तो न्यू इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारी E2 इक्विलिब्रियम E2 पर है और जीडीपी Y से Y1 कम हो गई, राइट। तो इसका मतलब है कि जब अलग अलग MPE होगी तो कर्व का A का कर्व स्लोप इस तरह से होगा। शट करो, राइट, समझ में आया बच्चों? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन 2 सेक्टर मॉडल समझ में आ गया। अब हम इसके बाद 3 सेक्टर मॉडल 4 सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए अब ये कंसेप्ट रिपीट नहीं किए जाएंगे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नहीं रिपीट किया जाएगा, एग्रीगेट आउटपुट ये फॉर्मूला ये आपको MPE, MPC, MPS, APC, APS, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, सेविंग फंक्शन, ये हमने आपको अभी बता दिए। अब पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्हीं कंसेप्ट पर चलेगी। ये जो कर्व है ना, ये वाला जो कर्व आपको शो हो रहा है, ये वाला जो कर्व है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट वाला ए वाला कर्व, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को यही कर्व समझाएगा। तो इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए इस कर्व को। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स अब आगे इसी दो कर्व पे, एक सेविंग इन्वेस्टमेंट और एक AENY कर्व पर डिपेंड रहेगी, राइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लायर। नेक्स्ट टॉपिक इज द मल्टीप्लायर। वेट, आई एम जस्ट चेंजिंग द स्लाइड। 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मल्टीप्लायर
शो हो रही है बच्चों, MULTIPLIER है, थोड़ी पिक साइड से कट गई है, तो आप इसको मल्टीप्लायर, MULTPIPLIER, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपल होना, किसी चीज का मल्टीप्लाई होना। तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि किसी भी, मल्टीपल का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। और मल्टीप्लायर का हम यहाँ पर जो मतलब देखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम। यानी कि अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम इनकम पर, जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट मेजर्स बाय द मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर किसको मेजर करता है? चेंज को, चेंज को मेजर करता है। बच्चों ये जो पिक है, ये जो पिक मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें के की वैल्यू डेल्टा अपॉन डेल्टा दी हुई है, ये गलत है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक का, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए। है ये है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई है ये। प्लीज बच्चों इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिए। के इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन, सॉरी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज आया है। या आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, आप अपने में सेव कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा दूसरी कोई पिक आपको शेयर करती हूँ। 1 मिनट आप वेट कीजिए बस, दूसरी स्लाइड शो करती हूँ। प्रिंटिंग मिस्टेक है इस बुक में। अगर आप लोग भी परचेज करते हो और इस तरह का आपका पेज आ जाता है, तो मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है, ये डेल्टा डेल्टा नहीं है। Yes, just sharing the slide. It's not going. Okay, I got it.
अब देखिए बच्चों, आप लोगों को विजिबल है? यस, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। तो दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला करेक्ट नहीं था, उसमें प्रिंटिंग एरर थी। सो मल्टीप्लायर क्या होता है? द फैक्टर बाय विच जीडीपी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। मतलब वो फैक्टर जिसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज होती है बिकॉज देयर इज अ चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। जिसमें कि हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को स्टेबल माना है, यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट है, सी प्लस आई। तो उसमें से सी को हमने स्टेबल माना है और आई में केवल चेंजेस होंगे। तो आई में केवल चेंजेस होने के, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में जीडीपी, रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ है, वो जो मेजरमेंट है वो मल्टीप्लायर के थ्रू बताया जाता है। So multiplier establishes the relationship between increase in autonomous investment and increase in GDP, यानी कि ये change in income डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो देखिए अगर लेट सपोज चेंज 5 हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करके दिखाया है, इफ देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 5 करोड़ और इनकम 20 करोड़ है, तो 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल आ जाएगी 4। मल्टीप्लायर को हम k से डिनोट करते हैं, k। सो अगर मल्टीप्लायर 4 टाइम है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट में बदलाव हुआ है उसके 4 टाइम जीडीपी बढ़ी है। आपने देखा ना, 4 टाइम, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ा 5 करोड़ और जीडीपी बढ़ी 20 करोड़, यानी कि 4 टाइम ज्यादा है। 5 4 जा 20, तो 4 इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डेल्टा वाई को, डेल्टा आई को अगर हमें जीडीपी निकालनी है, चेंज इन जीडीपी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि डेल्टा आई को, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा, के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो के को डेल्टा आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जीडीपी, चेंज इन जीडीपी निकल कर आ जाएगी। राइट, समझ में आ गया बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है, दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर टेल्स अस दैट when there is an increment of aggregate investment, income will increase by an amount which is k times the increment of investment। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम k टाइम बढ़ेगी, यानी कि मल्टीप्लायर के बराबर बढ़ेगी। इसको हम कर्व के थ्रू इस तरह से देख सकते हैं। देखिए वही सेम कर्व है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट आउटपुट वाला। इनकम हमारी इनिशियल इनकम वो y है, ई पॉइंट पर जीडीपी इक्विलिब्रियम है। अब अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व शिफ्ट होता है अपवर्ड, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व आउटपुट को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? E1 पॉइंट पर। तो देखिए इनकम हमारी बढ़ गई E से A, यानी कि Y से Y स्टार, E से A, दिस इज द चेंज इन इनकम। और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? E1 से A, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो पहले के मुकाबले अब है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना बड़ा है? E1 टू A। तो ये हो गया मेरा चेंज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने कंजम्पशन को कांस्टेंट माना है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द समेशन ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमने केवल यहाँ माना है कि केवल इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होगा जिसकी वजह से एग्रीगेट आउटपुट चेंज होगा। सी को हमने कांस्टेंट माना है। तो ये जो चेंज है यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज आया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में, जो शिफ्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो देखो E1 A is the change in investment, यानी कि डेल्टा I, and EA is the डेल्टा Y। तो EA डिवाइडेड बाय E1A हम करेंगे तो हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। Now, why should GDP increase many times more than increase in investment? हम ये देखते हैं कि आपने इस वाले फॉर्मूले देखा कि देखो इन्वेस्टमेंट केवल बढ़ा, यहाँ देखिए इसमें K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी कि 20/5। तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट तो केवल 5 करोड़ बढ़ा लेकिन जीडीपी 20 करोड़ बढ़ गई, तो यानी कि 4 टाइम ज्यादा। इसी का हम यहाँ पर देखेंगे कि क्यों इन्वेस्टमेंट के कहीं गुना ज्यादा जीडीपी क्यों बढ़ती है। उसका क्या रीजन है कि इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ता है जीडीपी उससे ज्यादा गुना में बढ़ती है?
क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को जीडीपी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स सपोज इफ देयर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है अगर किसी साल, इट मींस एडिशनल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर टू एनहांस देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज 200 करोड़। तो इसमें अगर इनकम उसकी 100 करोड़ है, अगर उस इंडिविजुअल की इनकम 100 करोड़ है, then what will the y set of individual do with the additional 100 करोड़? 100 करोड़ से क्या करेगा वो? 100 करोड़ का अगर एक पार्ट स्पेंड किया जाएगा और एक पार्ट सेव किया जाएगा, क्योंकि इनकम या तो स्पेंड की जाती है या सेव की जाती है। तो द पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम इज स्पेंड एंड व्हाट पार्ट इज सेव, ये किस पे डिपेंड करेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अगर मेरी एमपीसी ज्यादा है तो ज्यादा मैं कंज्यूम करूंगी बढ़ी हुई इनकम का, और कम मैं सेव करूंगी, और वाइस वर्सा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एमपीसी 0.5 है, 0.5 का मतलब है कि मैं 50% कंज्यूम करूंगी और 50% सेव करूंगी, ठीक है, और एमपीएस 0.5 है। तो 100 करोड़ जो इनकम है उसमें से 50 करोड़ मैं एक्सपेंड करूंगी, एक्सपेंडिचर होगा, और 50 करोड़ मेरे सेव होंगे। तो 50 करोड़ इनकम बिकम्स द, अब मेरी जो 50 करोड़ इनकम जो मैं खर्च करूंगी, जो खर्च होगी इनकम, वो किसी दूसरे की, जो मेरा खर्चा है वो किसी दूसरे की इनकम बनेगा। यानी कि मैं जो अपनी इनकम का 50% भाग खर्च कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने मिल्क लिया, तो मेरा मिल्क खरीदना, मेरा मिल्क के ऊपर एक्सपेंडिचर मिल्कमैन की इनकम हो गई। इसी तरह से मिल्कमैन ने लाइव स्टॉक पर खर्च किया, लाइव स्टॉक खरीदा, तो मिल्कमैन का एक्सपेंडिचर लाइव स्टॉक पर लाइव स्टॉक वाले का इनकम हो गई। तो किसी एक का एक्सपेंडिचर किसी दूसरे की इनकम होता है, इसलिए मेरे द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर कई गुना टाइम इनकम बढ़ाएगा, मल्टीपल टाइम इनकम इंक्रीज होगी। So the sequence will continue till 1/2 of every additional income is used as consumption. तो ये जब तक चलता रहेगा सीक्वेंस, जब तक कि हर बढ़ी हुई इनकम एग्जॉस्ट नहीं हो जाती। So ultimately the change in income will be, यानी कि 200, हमारे इन्वेस्टमेंट हमारा चेंज हुआ 100 करोड़ और इनकम हमारी बढ़ी 200 करोड़, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो गई 2। Now relationship between marginal propensity to consume and multiplier. Multiplier और marginal propensity to consume दोनों आपस में एक दूसरे की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, मतलब दोनों का आपस में रिलेशन है। So the value of multiplier is determined by the marginal propensity to consume. अगर MPC ज्यादा होगी, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल आल्सो बी ग्रेटर, और अगर MPC कम होगी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल आल्सो बी स्मॉल। तो MPC और मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन। मतलब हम जितना ज्यादा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा टाइम इनकम जनरेट होगी, क्योंकि वो किसी दूसरे की इनकम बनेगी हमारा खर्चा, उतने ही ज्यादा टाइम मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ेगी। इसको हम देखिए अलजेब्रिकली कैसे देख सकते हैं। अब देखिए वी हैव ऑल्सो, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, y इज इक्वल टू k इंटू डेल्टा आई। अब हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। सेविंग्स, अब हम क्योंकि मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं तो हम चेंज की बात कर रहे हैं। सेविंग्स, कितना सेविंग्स में चेंज हुआ है, तो हमको इसको डेल्टा एस से डिनोट करेंगे, और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को हम डेल्टा वाई से डिनोट करेंगे, यानी कि दोनों में चेंज इक्वल होना चाहिए। एमपीएस की वैल्यू क्या होती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। तो डेल्टा एस अगर हमें निकालना है तो हम एमपीएस को डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डेल्टा एस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, राइट। इसी तरह से अगर हम डेल्टा, इसमें अब देखो एमपीएस डेल्टा एस इज इक्वल टू एमपीएस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई। नाउ अगर हम दोनों इक्वेशंस को 2 और 3 को इक्वेट कर दें, इक्वल में रख दें, तो इक्वेशन 2 क्या है? डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई, इसको हम एमपीएस भी कह सकते हैं, और इक्वेशन 2 क्या कह रही है? एमपीएस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आई। तो एमपीएस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई।
So if we divide both the sides of MPS यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव की दोनों साइड्स को अगर हम डिवाइड कर दें तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू 1 अपॉन MPS मल्टीप्लाई डेल्टा आई, यानी कि अगर मुझे ये देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो सिंपल है, डेल्टा y निकालना है तो डेल्टा आई को MPS से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरी डेल्टा y की वैल्यू निकल आ जाएगी, यानी कि चेंज इन इनकम पता चल जाएगी। So we can also write that K into delta I is equal to 1 upon MPS into delta I, और K की अगर वैल्यू निकालनी है और MPC दी हुई है तो K की वैल्यू हमें निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 1 upon 1 minus MPC। तो फाइनली K का फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लायर का, 1 upon 1 minus MPC, और 1 minus MPC को हम MPS भी कह सकते हैं, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, MPS। So higher the MPC, higher the value will be the value of K. तो देखो MPC K से डायरेक्टली रिलेटेड है और MPS K से इनडायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है, राइट। तो देखो इस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ MPC दी हुई है, फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ K। तो K अगर हमें MPC की वैल्यू दी हुई है तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.2 है तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे, 1 अपॉन 0.8 डिवाइड कर देंगे, इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देखिए ये टेबल दी हुई है, वैल्यू ऑफ K कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि डेल्टा आई, यहाँ पर भी एक बेटा ये जो दिया हुआ है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई लिख लीजिएगा, MPC इज इक्वल टू डेल्टा राइट। MPC की जो वैल्यू है वो डेल्टा अपॉन डेल्टा की हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताती है हमें, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई है। तो देखो जब हमारी MPC 0 है तो मल्टीप्लायर MPC, यार the lowest value MPC, then K will be 1 upon 1 minus 0 is equal to 1, right। अगर हमारी 1 upon 3 है MPC, right, तो K की वैल्यू 1.5 होगी, 1 upon 1 minus 1 upon 3, तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हमारी MPC 3/4 है then the value of multiplier will be 4, right। तो देखो जैसे जैसे वैल्यू अगर बढ़ रही है MPC की, मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ रही है, पहले 1 थी, 1.5, 2, तो बस यही देखना है कि जैसे जैसे हमारी वैल्यू बढ़ती है, तो देखो अगर MPC हमारी 1 पे पहुंच गई, 1 मतलब हमारी जितनी भी बढ़ी हुई इनकम है पूरी की पूरी कंज्यूम कर ली गई है, तो जो उसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लायर की वो इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मीन इट कैन इंक्रीज एट एनी रेंज। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, MPC अगर 1 है तो मल्टीप्लायर विल बी इनफाइनाइट, तो यानी कि पूरी की पूरी बढ़ी हुई इनकम को कंज्यूम कर लिया गया है ए पॉइंट पर। अगर हमारी MPC 0 है, 0 मतलब पूरी बढ़ी हुई इनकम को बिल्कुल खर्च नहीं किया गया, टोटल वो सेव कर ली गई है, तो ऐसे में MPC 0 होगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 होगी, राइट। एंड इफ MPC अगर MPC कम है, देखो इस कर्व में हम देख सकते हैं, इसमें हमने दो कर्व मिला दिए हैं, T कर्व एंड T1 कर्व। देखो स्टीपर द कंजम्पशन फंक्शन यानी कि CC कर्व जो है वो थोड़ा सा स्टीप है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर ये जितना ज्यादा स्टीप होगा MPC उतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी इनकम बढ़ने पर हम कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी कि स्टीपर द कंजम्पशन फंक्शन more will be the MPC, और MPC और हाइयर शुड बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। तो और देखो अगर फ्लैटर है कंजम्पशन C1 कर फ्लैटर है, इसका मतलब इनकम ज्यादा बढ़ रही है और कंजम्पशन कम बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी, राइट। समझ में आ गया बच्चों। नाउ वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर और मल्टीप्लायर प्रोसेस। मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, मल्टीप्लायर प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार।
मल्टीप्लायर प्रोसेस कैसे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कॉज अ चेंज इन इनकम। तो कैसे इन्वेस्टमेंट चेंज होने से इन्वेस्टमेंट इनकम चेंज होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम होता है और दूसरे व्यक्ति का एक्सपेंडिचर तीसरे व्यक्ति की इनकम होता है, इसी तरह से इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती रहती है। तो हमने यहाँ पर कई सारे राउंड लिए हैं और हमने फर्स्ट कॉलम में लिया है, सेकंड कॉलम में लिया है चेंज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, थर्ड कॉलम में लिया है हमने इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन, यानी कि एमपीसी हमने यहाँ अज्यूम की है 0.5। 0.5 का मतलब है कि हम 50% इनकम का स्पेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी। डेल्टा सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमपीसी को चेंज इन इनकम डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर है हमारा डेल्टा वाई। तो देखो फर्स्ट राउंड में जब हमारा इन्वेस्टमेंट 100 है, इन्वेस्टमेंट केवल एक बार हुआ ऑटोनोमस 100, अब उससे देखिए कितनी बार इनकम जनरेट होगी। फर्स्ट में हमने इसको टोटल 100 इन्वेस्टमेंट है तो 100 ही इनकम है। अब इस 100 इनकम में से लेट सपोज मेरी सेकंड राउंड में देखिए मेरी एमपीसी 50 है, तो इनकम यानी कि डेल्टा वाई को मैंने एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल कर आ गया, यानी कि मैंने 50 करोड़ एक्सपेंड कर दिए और 50 मेरे पास अभी बचे हुए हैं। अब ये 50 करोड़ मैंने जब खर्च किए तो ये 50 करोड़ इकोनॉमी में गए, इकोनॉमी में किसी सेकंड पर्सन की यानी कि बी पर्सन की इनकम बनी, 50 करोड़ बी पर्सन को मिले। अब 50 करोड़ बी पर्सन को मिले, बी की एमपीसी भी 5 है, हमने एमपीसी थ्रू आउट 0.5 मानी है, तो उसने इसका 50% खर्च किए यानी कि 25 रुपए खर्च किए और 25 रुपए जब खर्च किए 25 रुपीज तो वो किसी थर्ड पर्सन की इनकम मिली बनी, थर्ड पर्सन की इनकम 25 हुई और 25 में से भी उसने 50% स्पेंड किए 12.5। ये 12.5 जब उसने स्पेंड किए तो वो किसी फोर्थ पर्सन की इनकम बनी। 12.5 जब उसने स्पेंड किए उसका 50% तो वो किसी फिफ्थ पर्सन की इनकम बनी, राइट। फिर इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि वो पूरा 100 करोड़ इकोनॉमी में एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। तो देखो हमने इन्वेस्टमेंट किया था 100 करोड़ और हमारी जब हम इनका टोटल करेंगे चेंज इन इनकम का तो ये आया 200, यानी कि इनकम इन्वेस्टमेंट हुआ था 100 करोड़ और इनकम उससे दुगनी जनरेट हुई है। तो इनकम जनरेट मल्टीप्लायर टाइम एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट। समझ आया बच्चों? नाउ डायग्राम के थ्रू हम कैसे, तो इस तरह से अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो चेंज इन इनकम 200 है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 है, तो हम डिवाइड कर लेंगे और 2 हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए डायग्राम के थ्रू कैसे हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर मैंने जीडीपी ली है, ओ वाई एक्सिस पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिया है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का हमने एग्रीगेट इनिशियल कर्व है हमारा AE1। AE1 45 डिग्री रेफरेंस लाइन को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या हमारा जीडीपी इक्विलिब्रियम है। O और 100 करोड़, देखो 100 करोड़ पर हमारी जीडीपी इक्विलिब्रियम है इनिशियली। अब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से 100 इन्वेस्टमेंट हुआ, 100 ही इनकम थी फर्स्ट फेज में। दूसरे फेज में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ा तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो देखो ए से बी पर पहुंचा, डेल्टा आई ए से बी तक का डिफरेंस ये क्यों बढ़ा, क्योंकि 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अब इससे इनकम 100 ही रहेगी, फिर इसके बाद इनकम का यानी कि 0.5% यानी कि 50% एक्सपेंड किया, 50 करोड़ कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन 50 करोड़ है। अभी 50 करोड़ किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम हुई, जब उनकी उसकी 50 करोड़ थर्ड पर्सन की 50 करोड़ इनकम हुई तो उसने इसका 50% सेव किया और 50% खर्च किया, यानी कि 25 करोड़ उसने खर्च किया, 25। फिर उसके बाद इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो पाया। तो देखो दूसरा पॉइंट जो है वो जे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जे पॉइंट पर हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व आउटपुट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है और हमारी इनकम कितनी है 300, राइट। इसी तरह से हम इसको कर्व के थ्रू मेजर कर सकते हैं। तो देखो इस तरह से हमने इन्होंने 300 माइनस
ये 200 कैसे आया? टोटल इनकम हमारी जनरेट कितनी हुई है? 300, लेकिन इसमें से हमने 100 करोड़ जो पहले वाली थी वो माइनस करी है, इसलिए हमारा 200 आया। तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200, और इन्वेस्टमेंट कितना था? 100, तो के की वैल्यू निकल कर आ गई 2। तो देखो मल्टीप्लायर मॉडल को हम किस तरह से समझ सकते हैं एल्जेब्रिकली। y शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या है? c प्लस आई। तो इसमें हम अब मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है? चेंज। तो हम इसमें लिख लेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई। अब c का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा y। तो डेल्टा c हम अब चेंज इन कंजम्पशन ले रहे हैं, तो चेंज इन कंजम्पशन विल अकर ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम चेंज हुई है तभी तो कंजम्पशन चेंज होगा। तो बीटा डेल्टा वाई कर देंगे हम इसे वाई की जगह। देखो अब फॉर्मूला हो जाएगा, नया फॉर्मूला, डेल्टा वाई इज इक्वल टू बीटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। तो हम वाई वाई की वैल्यू एक साथ रख लेंगे, यानी कि डेल्टा वाई यहाँ प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। अब ये हमारा इक्वल टू साइन इधर आ जाएगा, y1 माइनस बीटा, राइट। और हम इसको डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको 1/1 माइनस बीटा से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा k की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, और ये हम इसको 1/1 माइनस बीटा से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। फाइंड द साइज ऑफ मल्टीप्लायर, ये एमपीसी की वैल्यू दी हुई है, आप बहुत इजी निकाल सकते हो 1/1 माइनस एमपीसी करके, ठीक है। वेरी सिंपल इक्वेशंस। नाउ रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। अब तक तो हमने बोला कि अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो 200 करोड़ के इनकम के बराबर इनकम जनरेट होगी, लेकिन रिवर्स भी होता है। अगर इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया 50 करोड़ का तो इनकम उससे कहीं ज्यादा विड्रॉ होगी, समझ में आ गया। डिसइन्वेस्टमेंट अगर 100 करोड़ का है तो इनकम भी 200 करोड़ के बराबर कम होगी। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ द मल्टीप्लायर। रिवर्स ऑपरेशन, तो देखिए इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारा इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, जहां पर हमारी जो इनकम है वो ओके है। अब अगर डिसइन्वेस्टमेंट हुआ यानी कि एग्रीगेट जो कंजम्पशन कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व माइनस डेल्टा आई लिखेंगे हम इसको। तो देखिए इनकम कई गुना ज्यादा कम हुई है, इन्वेस्टमेंट ए भी कम हुआ है लेकिन इनकम एल के से एल हो गई, राइट। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नाउ next topic is, should the growth not get a kick start in less developed countries where MPC is very high? अगर जहां MPC बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है क्या उसको क्विक स्टार्ट की जरूरत है? या वाकई में उसको क्विक स्टार्ट की जरूरत है? क्विक स्टार्ट मतलब सरकार को कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जिससे अगर मंदी है तो वो तेजी से इकोनॉमी में चेंज हो जाए। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज में मल्टीप्लायर की क्या इंपॉर्टेंस है हम ये पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लायर प्रिंसिपल्स फाइंड्स इट्स वैलिडिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमीज, क्योंकि वहां पर एमपीसी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो भी ज्यादा होगी। एंड जब डिफ्लेशन होता है तो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कम हो जाती है, ऐसे समय में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है। और अगर इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है एंड दिस एक्सेस कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड इन रिस्पांस टू अ ट्रिगर इन एग्रीगेट डिमांड थ्रू एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। अगर एक्सेस कैपेसिटी है और उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो दिस इन्वेस्टमेंट कैन इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है उसका हमें कहाँ यूज करना चाहिए? टू जनरेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, नॉट टू जनरेट एग्रीगेट डिमांड फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। हमें एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और अधिक एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए, जबकि नई कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीकेजेस ऑफ मल्टीप्लायर। लीकेजेस क्या होता है?
लीक जैसे कि आपको इनकम मिली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए सैलरी मिली, उसमें से अगर इनकम आपने पूरी खर्च ना करके कुछ पैसे बचा लिए, तो जो मैंने आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में लीकेजेस एंड इंजेक्शंस क्या क्या होते हैं। लीकेजेस मतलब पूरी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिली 100 करोड़, तो वो 100 करोड़ उन्होंने पूरी खर्च नहीं की, तो प्रोड्यूसर के पास यानी कि प्रोडक्शन सेक्शन है उनके पास पूरी 100 करोड़ नहीं पहुंची, कुछ पैसे अगर आपने बचा लिए तो वो लीक कर गई, मतलब इनकम लीक हो गई। तो सेविंग्स आर दी लीकेजेस इन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अगर इनकम पूरी स्पेंड नहीं हो रही है इकोनॉमी में, सेव कर ली जाती है, then these are called the leakages of multiplier। इससे क्या होगा, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। परचेजेस ऑफ शेयर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सेविंग्स, वही इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने इनकम एक्सपेंडिचर ना करके, तो भी आप मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। ओल्ड डेब्ट पे कर दिए यानी कि आपने एक्सपेंडिचर नहीं किया, आपने डिमांड जनरेट नहीं की, ओल्ड डेब्ट पे किए, दिस आल्सो आर लीकेजेस। इंपोर्ट की पेमेंट कर दी, देन दिस इज आल्सो अ लीकेजेस, यानी कि इकोनॉमी में खर्च नहीं हो रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। एंड एक्सेस स्टॉक ऑफ कंजम्पशन गुड, अगर हमने कंजम्पशन गुड्स का एक्सेस स्टॉक कर रखा है तो हमारा आज का जो कंजम्पशन है वो नहीं होगा, आज हम खर्चा नहीं करेंगे अगर हमारा पुराना स्टॉक रखा हुआ है, तो इससे भी मल्टीप्लायर की वैल्यू इफेक्ट होगी। एंड हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी कि जो लोग एक्सपेंडिचर कम करते हैं और अपने हाथ में प्रिकॉशनरी मोटिव या स्पेकुलेटिव मोटिव की वजह से लिक्विडिटी ज्यादा रखते हैं, कैश ज्यादा रखते हैं, उससे भी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो अफेक्ट होती है। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से कैसे, इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या है, रोज रोज अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो इससे क्या होगा, हमारे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इन्फ्लेशन से क्या होगा, हमारी सेविंग्स बहुत ज्यादा नहीं हो पाएंगी, इनकम विल बी स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होगा, यानी कि जो हम पहले खरीद रहे थे वही खरीद रहे हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा पैसों में, right? So under the inflationary situation, people have to spend, more money on the same amount of goods and services. So income will be absorbed in buying the same amount of goods and services. So it means consumption, net consumption है वो increase नहीं होगा, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी नहीं होगी। टैक्सेशन, हमारी इनकम का कुछ भाग अगर टैक्स में हमने दे दिया तो इसका मतलब वो पार्ट इकोनॉमी में स्पेंड नहीं हुआ, ये भी एक लीकेजेस का काम करता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट हाउस जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास रखते हैं शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट, तो वो एक तरह से आइडल सेविंग होती है यानी कि उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो वो भी लीकेजेस का काम करती हैं मल्टीप्लायर। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी कि मल्टीप्लायर जो कंसेप्ट है उसकी क्रिटिसिज्म क्या क्या है। क्रिटिसिज्म मैकेनिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कि केवल एक ही बात बताई है कि इनकम में चेंज, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम कैसे चेंज होगी, ठीक है, बस इतना सा रिलेशन बताया है इन्होंने, कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं की है। इक्वालिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इन्होंने द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द assumption that the part of total income which is not spent on consumption is hoarded। तो इसका मतलब ये इन्वेस्ट नहीं की जा रही है, तो अगर जो पार्ट इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच इक्वलिटी निकालेंगे तो वो मेजरमेंट सही नहीं आएगा, राइट। टोटोलॉजिकल है ये कंसेप्ट, इट इज टोटोलॉजिकल बिकॉज द सेम थिंग हैज बीन सेड रिपीटेडली इन डिफरेंट वर्ड्स, so it does not express a new things। रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन जो उन्होंने बताया है, MPC इज लेस देन द यूनिटी एंड रिमेन कांस्टेंट, ये गलत है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो MPC वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कीन्स की ये असम्पशन गलत है। एक्सीलरेशन के इफेक्ट को इग्नोर किया गया है, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेटर, so it does not take into consideration the change in investment as a result of change in consumption। केवल इन्होंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को केवल इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट को लेके चले हैं पूरी थ्योरी में, कंजम्पशन वाले कंपोनेंट को इन्होंने इग्नोर किया है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स पॉसिबल नहीं है, कभी कभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए परफेक्टली इलास्टिसिटी नहीं हो सकती सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स की। These are the criticism of the multiplier, right?
टॉपिक एंड्स हियर, मल्टीप्लायर टॉपिक एंड्स। बच्चों किसी को कुछ पूछना है? नाउ प्लीज गिव मी 5 minutes, लेट मी शेयर दीज PDF on your head. आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं अभी शेयर करती हूँ बच्चों। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपको नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का लिंक सेंड किया है, आप चेक कीजिए आपको मिला या नहीं मिला। देन मैं मल्टीप्लायर का लिंक भी सेंड कर रही हूँ आपको।
बच्चे जो मैंने इनिशियल लिंक भेजा है उसको मत ओपन कीजिए, वो रिस्ट्रिक्ट है, वो नहीं खुलेगा। मैंने जो दोबारा भेजा है उसको ओपन कीजिए प्लीज। डोंट ट्राई टू ओपन द फर्स्ट लिंक। फर्स्ट जो मैंने पहले लिंक भेजा है उसको मत खोलिए, बार बार मेरे पास मेल आएंगी, इट विल फिल माय ईमेल बॉक्स। आप सेकंड वाले लिंक को ओपन कीजिए, मैं रिस्ट्रिक्शन हटा के शेयर कर रही हूँ आपको, ठीक है। पहले जो लिंक भेजा था उसको मत ओपन कीजिए आप लोग, सेकंड जो लिंक भेजा है उसको ओपन कीजिए, वो मल्टीप्लायर का है, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन का। मैं फिर से भेज रही हूँ रिस्ट्रिक्शन हटा के। बच्चों आप पहले वाले लिंक को मत ओपन कीजिए, दूसरे वाले लिंक को ओपन कीजिए। बार बार मेरे पास मेल आ रही है, मैं रिस्ट्रिक्शंस हटा के आपको दे रही हूँ। आप इस वाले को ओपन कीजिए। वेट कीजिए, मैं एक और शेयर कर रही हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए मिल गया किसी को। मैंने आपको बोला था बच्चों, आप लोग मत ओपन कीजिए पहले वाले लिंक को, वो अननेसेसरी फिर से मेरे पास मेल्स आ गई हैं। आज के मैंने दोनों चैप्टर आपको शेयर कर दिए हैं, मिल गए? Have you got the chapters, today's chapter? वर्षा बेटा मैंने लिंक शेयर किया, आप लिंक ओपन कीजिए। वर्षा आप लिखिए चैट बॉक्स में आपको लिंक मिला या नहीं मिला। हाँ बेटा मैं फर्स्ट यूनिट भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फर्स्ट यूनिट के भी नोट्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं ड्राइव में। ओके स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स? मल्टीप्लायर पीडीएफ नहीं मिला क्या आपको? मल्टीप्लायर पीडीएफ नहीं मिला क्या आपको बच्चों? मैं फिर से शेयर कर रही हूँ मल्टीप्लायर का पीडीएफ।
मल्टीप्लायर नहीं मिला, मल्टीप्लायर मैं अभी सेंड कर रही हूँ बच्चों। ऐसा कैसे? चलिए अब मैंने अभी सेंड किया है, इसको आप ओपन करके देखिए, मल्टीप्लायर का है। आप देखिए ये मल्टीप्लायर का है, मल्टीप्लायर का मिल गया आपको? ओके, बाकी का मैं कल आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, बाय फॉर टुडे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ, प्लीज लुक, कल की जो हमारी 10 से 12 की क्लास थी 28 तारीख की, वो मैं कल 2:30 बजे से लूंगी, ठीक है? तो बी रेडी प्लीज, आप एक बार एक शेड्यूल देख लीजिएगा। कल की क्लास हमने रीशेड्यूल की है, तो एक बार आप वेबसाइट पे शेड्यूल देख लीजिएगा कितने बजे हुई है, ठीक है बच्चों? बी ऑन टाइम। मैं कल बाकी की स्लाइड शेयर करूंगी। ओके, ओके बच्चों।